हेलो स्टूडेंट्स, धारिता पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लासेस में हमने अभी तक जो भी चर्चा की है उसमें हमने स्थायी अवस्था पे चर्चा की है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एंड में कहा था कि हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, आवेशन और निरावेशन संधारित्रों का। ठीक है, हमें जो चर्चा अभी तक की है वो कहां पर की है? स्थायी अवस्था में। लेकिन उस स्थायी अवस्था में हम कैसे पहुंचे हैं, क्या हमें करना पड़ा है स्थायी अवस्था में पहुंचने के लिए, किस प्रकार से चार्जिंग हुई है, या स्थायी अवस्था से हम अगर चार्ज को हटा लें संधारित्र के ऊपर से तो कैसे चार्ज हटेगा, कैसे वो समय के साथ बदलेगा, उस चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं और इसको हम कहते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो मेन टॉपिक क्या हो जाएगा? आवेशन और निरावेशन संधारित्रों का। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेशन से, चार्जिंग से। ठीक है, संधारित्रों की चार्जिंग या आवेशन। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में यहां पर टॉपिक लिख रहा हूं, आप भी लिख लें अपनी कॉपी में और इसको शुरू करते हैं हम। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का आवेशन। ठीक है, मैं चार्जिंग वर्ड यूज करूंगा, आवेशन वर्ड कम यूज करूंगा। चलिए, तो हमारे पास ये है चार्जिंग, हम की बात करते हैं। तो पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट में हमारे पास सिंपल सर्किट बनाते हैं। इसमें एक कैपेसिटर ले लेते हैं और एक रेजिस्टर ले लेते हैं। कैपेसिटर हमारे पास है और एक रेजिस्टर हमारे पास है। ठीक है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है। इसको एक स्विच के थ्रू एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। वही सर्किट है जो हम अभी तक सर्किट पे चर्चा करते हुए आए हैं। लेकिन हमने चर्चा कब करी थी? जब ये जो सर्किट है ये स्थायी अवस्था में आ चुका था, मतलब कि कैपेसिटर जो है ये पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका था, हमने तब चर्चा करी थी। लेकिन किस तरह से आवेशित हुआ था उस पर हमने कोई चर्चा नहीं करी थी, तो उस पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम, क्या करें इसमें। अच्छा भाई, जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा, तो क्या इस बैटरी से कोई करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से आई करंट निकलता है और यहां तक जाता है। ठीक है, कैपेसिटर तक पहुंचा तो कैपेसिटर पे क्या होगा? कैपेसिटर क्या कर सकता है? संधारित्र क्या करता है? संधारित्र इसमें आवेश को प्रेरित करेगा। कैसे करेगा? इसके ऊपर जो आवेश आया, यहां से निकल के जो आवेश आया, मान लो यहां से निकल के डीक्यू आवेश आया था, डीक्यू आवेश निकल के यहां पर आ गया और डीक्यू आवेश यहां पर इस पे कैपेसिटर इस वाली प्लेट पर आ गया। अब कैपेसिटर की प्लेट में देखोगे ये तो ओपन सर्किट है, ये सर्किट खुला हुआ है, तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन करंट फ्लो होता है, तब भी कैसे होता है? ये डीक्यू जो आवेश है इस प्लेट पे जो डीक्यू आवेश है वो इस प्लेट पे एक माइनस डीक्यू का आवेश प्रेरित करता है। जैसे ही इस पे एक माइनस डीक्यू का आवेश प्रेरित होता है, यहां से एक डीक्यू आवेश फ्री होता है और वो यहां पर आ जाता है, इधर फ्लो होने लगता है और इस सर्किट को कंप्लीट कर देता है और इस सर्किट को पूर्ण कर देता है। इस प्रकार से यहां कुछ समय के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए यहां पर एक करंट फ्लो होता है और उस करंट को हम कहते हैं चार्जिंग करंट। क्या कहते हैं? चार्जिंग करंट या आवेशन धारा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। डीक्यू आवेश निकला तो यहां पर कितना आवेश हो गया होगा? हम बोलते हैं कि कुछ समय बाद, मान लीजिए टी समय की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम टी समय की बात कर रहे हैं। तो टी समय पर यहां पर कितना आवेश हो गया होगा? यहां पर कुछ क्यू आवेश हो गया होगा, कुछ क्यू आवेश यहां पर हो गया होगा। और यहां पर कितना आवेश हो गया होगा? डीक्यू 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 आते आते यहां पर माइनस क्यू आवेश हो गया होगा कुछ समय टी पर। ठीक है, टी बराबर 0 पर कितना आवेश था संधारित्र पर? टी बराबर 0 पर कोई आवेश नहीं था, यह हम मान के चल रहे हैं। हमने क्या माना है? टी बराबर 0 पर संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि क्यू जो है वो 0 के बराबर है, आवेश जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, टी बराबर 0 पर और क्या हो रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। टी बराबर 0 पर आप देखोगे कि यहां पर जो करंट है वो कितना होगा, क्योंकि संधारित्र पे कोई आवेश नहीं है तो इसके मध्य कोई भी विभवांतर नहीं होगा। सीधी सीधी देख सकते हैं हम, कोई आवेश नहीं, विभवांतर देते हैं हम Q/C से, तो Q0 तो VB0। पूरा का पूरा बैटरी का जो EMF है, जो विद्युत वाहक बल है, वो EMF किस पर आ रहा होगा? रेजिस्टेंस पर आ रहा होगा, जिसको हम VR अगर फिलहाल के लिए बोल दें तो VR किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। इसको हम VC बोल देते हैं और इसको हम VR बोल देते हैं। VR किसके बराबर होगा? VR आपका E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर VR E के बराबर है तो E बराबर IR मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं। ठीक है, ये शुरू वाला करंट है, जो शुरू में करंट इसके अंदर बह रहा है, तो I0 किसके बराबर हो जाएगा? E/R के बराबर हो जाएगा। ये T बराबर 0 पर ये सिस्टम हो रहा होगा, कुछ ये कहानी बन रही होगी, I0 बराबर E/R। ठीक है, ये हमारे पास काम में आएगा, तो हमने यहाँ पर T बराबर 0 पर थोड़ा सा एनालिसिस किया कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं हम किसी T समय पर बात करते हैं। T समय कौन सा समय है? ये जिसमें चार्जिंग हो रही है, जिस समय चार्जिंग हो रही है, जिस समय आवेशन हो रहा है, T वो समय है। ठीक है, स्थायी अवस्था का हम नहीं पहुंचेंगे, जितनी भी मैं बात करूंगा अभी मैं स्थायी अवस्था तक नहीं पहुंचूंगा। ठीक है, स्थायी अवस्था पर हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, अब हम स्थायी अवस्था तक पहुंचने वाली प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे भाई? देखो, अब देखो, अगर मैं लिखना चाहता हूं कि ये कैपेसिटेंस संधारित्र और C और R के मध्य जो विभवांतर है,
अगर मैं इनको जोड़ दूं VC प्लस VR इसको लिख दूं, VC प्लस VR लिख दूं मैं इसको, तो ये किसके बराबर आएगा? ये आता है E के बराबर। किसके बराबर आता है? E के बराबर। देख सकते हो आप बिल्कुल, ये E का बैटरी का जो EMF है वो इन दोनों के में ही बट रहा होगा, इन दोनों में बट रहा हो तो किस हिसाब से बट रहा होगा? VC और VR इधर से बट रहा होगा, इस प्रकार से बट रहा होगा। तो VC प्लस VR जो है वो E के बराबर है। ठीक है भैया, VC को मैं क्या लिख सकता हूं? किसी भी समय t की बात करते हैं तो किसी भी समय t पर जो VC होगा, VC का मान क्या होगा? किसी भी समय t पर VC का मान होगा Q बटे C, जितना उसके ऊपर आवेश है बटे उसकी धारिता। यही फॉर्मूला तो पढ़ते हुए आए हो अभी तक, है ना। और VR का मान क्या होगा? VR का मान ओम्स लॉ के हम निकाल सकते हैं कि उस t समय पर जितनी धारा है और इस रेजिस्टेंस से उसको गुणा कर लिया जाए तो हमारे पास VR का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां रखते हैं। तो VC का मान हम क्या रखेंगे? VC का मान हम रखेंगे Q बटे C और VR का मान हम रखेंगे IR। इसको कर देंगे हम E के बराबर। भैया आप क्या करें, आप फंस गए। ये तो हमारे पास 3-4 यहाँ पे कितने यहाँ पर वेरिएबल आ गए, चर राशि आ गई, हम कुछ नहीं कर पा रहे अब। ठीक है, लेकिन हम क्या सोच सकते हैं? हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ज निकला है, यहाँ से जो आवेश निकला है, यहाँ से जो करंट आया है, देखो यहाँ से जो करंट आया है कुछ आवेश लेके जा रहा है अपने साथ आवेश करके जा रहा है और यहाँ पर जमा कर रहा है। तो जितने दर से यहाँ से करंट आ रहा होगा, यानी कि dq बटे dt जो यहाँ का होगा, यहाँ का जो dq बटे dt होगा, I को मैं क्या लिख सकता हूँ? dq बटे dt। लेकिन ये dq बटे dt क्या है? ये वो दर है जिससे चार्ज फ्लो कर रहा है। ये वो दर है जिससे चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या संधारित्र पर जो आवेश आ रहा है, क्या वो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वही दर होगा? ठीक है, थोड़ी सी अलग बात है। जो I इक्वल्स टू dq बटे dt हम डायरेक्ट वहां लिख सकते थे, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं अगर लिख भी देता तो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग चीज है। ये अलग चीज कैसे है कि यहां से dq बटे dt जो करंट आ रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है I इक्वल्स टू dq बटे dt, क्या इतनी ही दर से कैपेसिटर पर, संधारित्र पर आवेश जमा हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। अगर इतनी ही दर से आवेश जमा हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे जितनी दर से आवेश जमा हुआ है वो करंट वाला जो dq बटे dt था उसके बराबर है। अगर किसी कारण से ऐसा हो जाता कि मान लीजिए यहां पे बीच में जो आवेश आ रहा है वो आवेश कहीं बाहर निकल जाता, लीक हो जाता, कहीं से तार में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता, किसी प्रकार से कुछ भी हो जाता, अगर वैसा होता तो हम कह सकते थे कि I जो है अब dq बटे dt के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब जितना करंट आ रहा है उतना आवेश जमा नहीं हो रहा, जिस दर से करंट आ रहा है उतना आवेश संधारित्र पर जमा नहीं हो रहा। लेकिन हम ऐसी कोई कंडीशन नहीं मान रहे हैं, हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि जितना आवेश यहां से निकल रहा है उतना ही आवेश संधारित्र पर जमा होगा और उतनी ही दर से होगा जितनी दर से करंट आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? Q बटे C, I को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? dq बटे dt, R तो चली रहा है इसके साथ, बराबर E। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसको देखने में, तो देखने ऐसा कर दे कि देखने में अच्छा लगे। तो इसको इधर ले जाते हैं Q बटे C को इधर, और dq बटे dt को इधर रख सकते हैं फिलहाल के। तो dq बटे dt इंटू R बराबर E माइनस Q बटे C। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे? dq बटे dt इंटू R बराबर CE माइनस Q बटे C। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, अब Q वाला जो टर्म है हमारे पास, Q वाला जो पद है उसको एक साथ ले लेते हैं, बाकी T वाले को अलग ले लेते हैं। तो dq बटे CE माइनस Q ये एक साथ आ गया इक्वल्स टू, ठीक है, और ये dt बटे RC, और टाइम वाले को एक साथ ले लिया, Q वाले को एक साथ ले लिया हमने और टाइम वाले को एक साथ ले लिया। ये हमने यहां तक इतना कार्य कर लिया। अब क्या करें भाई, हमें चाहिए कि t समय में कितना हो जाएगा, t के साथ रिलेशन निकालना है। तो t समय का रिलेशन निकालने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि इसको मुझे समाकलन कर देना चाहिए। अगर समाकलन कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए? दोनों तरफ अगर समाकलन करता हूं तो क्या क्या मिलेगा? मैंने क्या किया है, t बराबर 0 समय से t बराबर t समय तक मुझे जाना है। तो t बराबर 0 समय पर देखोगे तो आवेश कितना है भाई? आवेश कितना है t बराबर 0 पर? मैं देखा था स्टार्टिंग में, यहां पर बात की थी, ये t बराबर 0 पर q बराबर 0 है। ठीक है, और t बराबर t समय पर कितना हो गया है? t बराबर t समय पर q हो गया। कितना वैल्यू हो गया है? q वैल्यू हो गया है t बराबर t समय पर। ठीक है, इसका हम करते हैं समाकलन, तो कितना आएगा? देखो, इसका आप समाकलन करोगे तो कितना आएगा? ln CE माइनस q। ठीक है, और लिमिट बाहर रख देंगे हम 0 से q, और बाहर इसमें एक माइनस आएगा, इस माइनस को मैं इधर ले आता हूं, तो माइनस t बटे RC यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो कितना आएगा? यहां पर अगर हम रखते हैं तो ln लिमिट रखते हैं तो CE माइनस Q बटे Q का वैल्यू रखोगे तो 0, नीचे यहां पर CE आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस t बटे RC के बराबर आया, ये माइनस t बटे RC के बराबर आया। यहां से इसको हम ln हटा देते हैं तो e की पावर में लिखेंगे इसको, तो CE माइनस Q बटे CE बराबर माइनस e की पावर
माइनस टी बटे आर सी के बराबर ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहां जगह बची है, इधर यहां लिख लेते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं तो सीई को उधर ले जाते हैं और क्यू को लिख देते हैं हम इस प्रकार से। तो इसको अरेंज करके हम जब लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा सीई 1 माइनस ई की घात माइनस टी बटे आर सी। ठीक है, अरेंज करके आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया है, क्यू इज इक्वल टू सीई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। ठीक है, इसको इस रूप में हम याद नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे याद रखेंगे, क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। ठीक है, इस रूप में हम इसको याद रखेंगे। और यहां पर क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट स्थायी अवस्था का आवेश है। क्यू नॉट क्या है, स्थायी अवस्था में आवेश जो आ गया, जब पूर्ण रूप से संधारित्र आवेशित हो चुका है तो स्थायी अवस्था आ जाती है। तो उस अवस्था में जो आवेश आ चुका है, जो सबसे ज्यादा आवेश इसके ऊपर आ चुका है, वो स्थायी अवस्था का आवेश क्यू नॉट हो जाएगा। तो उसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे। अलग अलग सर्किट में अलग अलग वैल्यू आएगी तो हम सीई के रूप से इसको याद नहीं रखेंगे, है ना, हम इसको क्यू नॉट के रूप से याद रखेंगे। क्यू नॉट हम निकालेंगे हर क्वेश्चन में अलग अलग से। अच्छा, ये बात की हमने, क्यू नॉट स्थायी अवस्था का आवेश आ गया। अच्छा, अब आरसी की बात करते हैं। तो आरसी क्या है, आरसी को हम कहते हैं समय नियतांक। क्या कहते हैं, समय नियतांक। क्यों कहते हैं हम इसको समय नियतांक, ये समझेंगे आप। क्यों कहते हैं हम इसको समय नियतांक। समय नियतांक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये ई की घात माइनस टी बटे आर सी है। ठीक है, तो पावर में जो भी हमारे पास वैल्यू आते हैं, पावर में जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो टी बटे आर सी का कोई मात्रक नहीं होना चाहिए। टी बटे आर सी जो ये रेशियो है, जो अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए। मतलब आर सी का मिला के जो मात्रक होना चाहिए वो टाइम के मात्रक के बराबर होना चाहिए। आरसी का जो मात्रक होना चाहिए वो टाइम के बराबर होना चाहिए, इसलिए हम इसको एक टाइम कांस्टेंट या समय नियतांक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चलती है। यहां से ये फॉर्मूला हम उठाते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, सबको हटाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। हमने निकाल लिया फॉर्मूला के समय के साथ जो चार्ज है, जो आवेश है, वो इस रूप में बदलने वाला है। ठीक है, ऐसे बदलने वाला है, इस रूप में बदलने वाला है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए, कितना आया, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की घात माइनस टी बटे आर सी। ठीक है, अच्छा, आर सी क्या निकाला हमने, आर सी निकाला हमने समय नियतांक। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हम इसको टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं, टाउ से। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की घात माइनस टी बटे टाउ। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया चार्जिंग सर्किट का, है ना। ये चार्जिंग सर्किट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। आई बात समझ में, इसको हम चार्जिंग सर्किट बोलते हैं। अब इन पे हम और चर्चा करते हैं आगे और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे किस प्रकार से इनका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अच्छा, ग्राफ बनने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि अगर इसमें मैं चेक करता हूं टी बराबर 0 पर कितना आवेश है, टी बराबर 0 पर इस फॉर्मूले में रख के देखूं कि कितना आवेश आ रहा है, तो देखते हैं कितना आता है। एट टी बराबर 0 जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी कितना, टी के कितना आ गया 0, ई की पावर कितना आ गया 0, तो ई की पावर कितना, 0 कितना होता है 1, तो Q किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। हमें ये पता था कि टी बराबर 0 पर Q होता है वो 0 के बराबर आता है, Q जो होता है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, सही आ रहा है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि बताओ Q बराबर Q नॉट कितने समय में आएगा, मतलब स्थायी अवस्था कितने समय में आ जाएगी, तो यहां पे Q की जगह Q नॉट रख दूं, Q नॉट ई की घात माइनस टी बटे टाउ। ठीक है, तो क्या देखोगे Q नॉट कट जाएगा, 1 बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे टाउ, है ना, 1 से 1 कटा, तो ई की घात माइनस टी बटे टाउ जो होगा कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया, है ना। अब ये इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 बटे ई की पावर माइनस टी की पावर टाउ इक्वल्स टू 0, यानी कि ई की घात टी बटे टाउ जो होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा, यानी कि टी कितना होगा, टी होगा इन्फिनिटी के बराबर। यहाँ पे टी कितना मिल गया है मुझे, टी आ गया है इन्फिनिटी के बराबर। अनंत समय में चार्जिंग होगी, क्या लिखा, क्या समझ में आया इससे, हमें मैथमेटिकली क्या समझ में आ रहा है कि अनंत समय में जाके चार्जिंग हो पाएगी। क्या ये सही है, अनंत समय में चार्जिंग हो पाएगी। ठीक है, मैं आज एक कैपेसिटर को लगाऊं चार्जिंग में और दुनिया खत्म होने तक वो चार्ज होता रहे, क्या ये सही बात होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं संधारित्रों की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, लेकिन फिर ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है।
आप जानते हो कि इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, एक तुलनात्मक वस्तु है, इसको हम तुलना कर सकते हैं दूसरी वस्तुओं से, दूसरी चीजों से, ठीक है। किसी के लिए इन्फिनिटी बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के लिए इन्फिनिटी बहुत छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्फिनिटी का मतलब क्या है, हमारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग में समय कितना लगता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हमें 1-1.5 सेकंड 2 सेकंड का समय लगता है। तो 1-1.5 सेकंड या 2 सेकंड का समय क्या हुआ, इन्फिनिटी के बराबर हो गया, इन्फिनिटी के बराबर हो गया। लेकिन किसकी तुलना में, किसकी तुलना में यह समय इन्फिनिटी के बराबर हुआ, तो हम देखें किसकी तुलना में होता है। देखो मैंने क्या लिखा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस टी बटे टाउ, ठीक है। तो ये टाउ क्या है, टाउ एक टाइम कांस्टेंट है, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, और इसकी तुलना में हम समय की बात करेंगे, इसकी तुलना में हम समय की बात करेंगे। अच्छा, अब टाउ का मान कितना होगा, टाउ का मान क्या होगा वो देखते हैं। टाउ किसके बराबर है, आरसी के बराबर है, किसके बराबर है, आरसी के बराबर, ठीक है। जो प्रैक्टिकल हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है मार्केट में, या जो रेजिस्टर अवेलेबल है मार्केट में, वो कैपेसिटर या रेजिस्टर्स कैसे होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं वो आप कितना ओम का ले लोगे, 100 ओम का, ज्यादा से ज्यादा 100 ओम का अवेलेबल है आपके पास, और भी ले लोगे तो क्या 200 ओम 500 ओम ले लोगे, ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। और जो सी आपके पास कैपेसिटर अवेलेबल है वो कितने होते हैं, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12, ये हमने बात की थी प्रैक्टिकल जो हमारे पास संधारित्र अवेलेबल होते हैं, वो माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, नैनोफेरेड इनमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इनको गुणा करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 10 की घात -5 सेकंड, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, 10 की घात -4 सेकंड, तो इस रेंज का टाइम कांस्टेंट है मेरे पास। तो इस रेंज से मैं तुलना कर रहा हूं, इस समय से मैं तुलना कर रहा हूं 1 सेकंड 2 सेकंड की, तो इसके मुकाबले 1 सेकंड 2 सेकंड तो इनफाइनाइट ही हुआ, ठीक है। तो इन्फिनिटी समय जो है इसकी तुलना में 1 सेकंड 2 सेकंड जो समय हमारे पास आ रहा है वो इसकी तुलना में बहुत बड़ा समय है। अगर वो बहुत बड़ा समय है तो सही है, बिल्कुल मैथमेटिकली सही आ रहा है कि टी बराबर इन्फिनिटी पर जो चार्जिंग होती है, टी बराबर इन्फिनिटी पर जो चार्जिंग हो पाती है, पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है, वो 1-2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। और वो इसकी वजह से आता है कि हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं समय को, उसका मान बहुत छोटा है, ठीक है। 10 की घात -5 सेकंड, 10 की घात -4 -3 सेकंड, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टाइम हमारे पास ये हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टी बराबर इन्फिनिटी पे पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोला था मैंने, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं किसी से ग्राफ बनाएंगे हम। आइए हम ग्राफ बनाते हैं, चार्जिंग का ग्राफ बनाते हैं, समय के साथ क्यू कैसे बदल रहा है इसका ग्राफ हम बनाएंगे। समय के साथ क्यू कैसे बदल रहा है, समय के साथ क्यू कैसे बदल रहा है भाई बताओ, कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो आइए देखें समय के साथ क्यू कैसे बदल रहा है। समय के साथ Q का ग्राफ क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम चार्जिंग पढ़ रहे हैं। देखो भाई, ग्राफ बनाना कोई कौन सी मुश्किल बात है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो, आपके पास रिलेशन तो है ही। अब तो आप, मैं नहीं बताता तब भी आप अपने आप बना लेते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, तो अपने आप ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, ऐसा मैं आप पे भरोसा भी करता हूं इतना। चलिए Q और T की बात करते हैं। तो Q का ग्राफ, Q का रिलेशन क्या है मेरे पास, Q का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, Q नॉट 1 माइनस e की घात -t बाय टाउ, ठीक है। तो शुरू में जो मान होगा Q का वो कितना था, 0 था। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ये हम जानते हैं। t बराबर 0 पर Q जो होगा 0 का मान होगा, ठीक है। और 1 माइनस e की बार -t बाय टाउ, तो ग्राफ जो है इसकी स्लोप जो होगी वो गिरती हुई स्लोप होगी, ठीक है। तो गिरती हुई स्लोप वाला हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमारे पास आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट स्लोप से जीरो स्लोप की तरफ, इनफाइनाइट स्लोप से जीरो स्लोप की तरफ ये ग्राफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसको। तो ये जो होगा इनफाइनाइट समय, जो इनफाइनाइट समय होगा, इसको हम इस प्रकार यहां से एक लाइन बनाकर दिखाएंगे। और ये लाइन जो होगी ये कभी भी नहीं मिलेगी, ये कभी भी इससे नहीं मिलेगी, ये कभी भी इस ग्राफ से नहीं मिलेगी, कभी भी इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, मतलब इन्फिनिटी तो कभी आता नहीं है, तो ये कभी ग्राफ मिलेगी, ये कभी मिलेगी नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिम्टोट, एसिम्टोट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जब ग्राफ है ऐसे चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पर 0 है, और ये वाला जो मान हो जाएगा ये Q नॉट के बराबर हो जाएगा, जो इन्फिनिटी वाला मान होगा वो Q नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके अंदर देखें हम कि एक टाइम कांस्टेंट यानी कि एक टाउ में कितना चार्जिंग होगा, एक टाउ में कितना चार्जिंग होगा, तो उसको देखते हैं। तो कितना होगा, देखो भाई जल्दी से बताओ।
तो टी की जगह पे क्या रख दें, टी की जगह पे फॉर्मूले में रख देते हैं टाउ रख देते हैं, है ना। तो इसको हम रखते हैं क्यू किसके बराबर आएगा, क्यू नॉट 1 माइनस ई की घात माइनस टाउ माइनस टी बटे टाउ, तो माइनस टाउ बटे टाउ, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे ई, तो क्यू कितना हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस 1 बटे ई। अच्छा, ये 1 बटे ई जो होता है इसका मान होता है 0.37, इसको आप याद रख सकते हो कि 1 बटे ई का मान जो होता है वो 0.37 के बराबर होता है, ठीक है, याद रख लो इसको, ठीक है। तो यहां देखोगे तो क्यू किसके बराबर आ गया, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस 0.37 यानी कि 0.63, तो क्यू कितना हो गया 0.63 क्यू नॉट। तो एक टाउ में कितना चार्ज हो गया, कितना चार्ज हो गया क्यू नॉट का 0.63 समय, तो क्यू नॉट का 0.63, ये क्यू नॉट का आधा यहां होगा, 0.63 थोड़ा सा उससे 0.5 से बड़ा होगा तो कुछ यहां पर आएगा, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। एक टाउ में कितनी चार्जिंग हो गई है, 0.63 क्यू नॉट चार्ज हो गया है, ठीक है, 0.63 क्यू नॉट चार्ज हो गया है, यानी कि 63% चार्जिंग कितने में हो जाएगी, 63% चार्जिंग जो होगी वो टाउ समय में एक टाइम कांस्टेंट में हो जाएगी, यानी कि 10 की घात -4 सेकंड में, 10 की घात -5 सेकंड में ये चार्जिंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी इन्फिनिटी तक समय लग रहा है ना, 2 सेकंड का समय लग रहा है, बाकी समय किसमें लगा, बाकी समय जो बाकी का चार्जिंग करनी है, जो बची हुई 37% चार्जिंग है वो चार्जिंग करने में बाकी का समय लग रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो अच्छा चार्ज हमें चाहिए, जो हमें मान लीजिए हमें 63% चार्जिंग में ही काम चल जाता है, तो हमने किया लगाया झट से उसको करा, वैसे तो पूर्ण रूप से चार्ज होएगा, आपको लगाओगे हटाओगे उतने में ही चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, लेकिन फिर भी मान लीजिए हमें 63% चार्ज में काम हो जाता है तो हमें 10 -5 सेकंड के अंदर इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात है होता हमारे लिए, है ना। तो 63% चार्जिंग कितनी हो जाती है आपकी, एक टाउ में हो जाती है, एक टाइम कांस्टेंट में हो जाती है, और बाकी जो चार्जिंग होती है बाकी चार्जिंग किसमें होती है, बाकी जो चार्जिंग होती है आपकी वो इन्फिनिटी समय तक होती है, इन्फिनिटी टाउ के बाद इन्फिनिटी समय तक, टाउ टू इन्फिनिटी हमारे पास बाकी 37% की चार्जिंग होती है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ देखा है, और कुछ बचा है इसके अंदर कुछ बताने को, आई डोंट थिंक इसमें कुछ बचा है, अब तो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं ग्राफ, हम ग्राफ बनाते हैं आई और समय के बीच, आई और समय के बीच हम ग्राफ बना के देखते हैं। आई और समय ग्राफ, ठीक है भैया, आई और समय ग्राफ बनाएं, कैसे बनाएं हमें आई और समय ग्राफ, तो इसके लिए तो मुझे चाहिए होगा कि क्या इक्वेशन आ रही है, तो मेरे पास तो q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे टाउ, ये इक्वेशन है, ठीक है। मेरे पास है ही नहीं इक्वेशन आई की, आई का फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास, तो ग्राफ बनाने का सवाल ही बचना, तो निकाल लेते हैं। इसका क्या करूं मैं, इसका अवकलन कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना आवेश है, तो डी क्यू बटे डी टी किसके बराबर होगा, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, अंदर जाएंगे, अंदर इसका अवकलन करते हैं तो कितना होगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस ई की घात माइनस टी बटे टाउ, और ये बाहर आ जाएगा टी बटे 1 माइनस 1 बटे टाउ, तो माइनस 1 बटे टाउ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बाहर निकाल लिया मैंने उसको, तो कितना हो गया, अच्छा ऐसे लिखो मत, क्यू नॉट 0 माइनस 1 बटे टाउ ई की घात माइनस टी बटे टाउ, ठीक है। तो डी क्यू बटे डी टी किसके बराबर आ गया है, डी क्यू बटे डी टी आ गया हमारे पास क्यू नॉट बटे टाउ, अब बाहर निकाल लो आप इसको, ठीक है, ई की घात माइनस टी बटे टाउ, वो 0 में से कॉमन लेने वाली बात हो रही थी तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, 0 में से कैसे कॉमन ले लो किसी चीज़ को, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और ये डी क्यू बटे डी टी क्या होता है, ये होता है आई के बराबर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई बराबर क्यू नॉट बटे टाउ ई की घात माइनस टी बटे टाउ, ठीक है। ये याद नहीं रखना है, मैंने उसको स्क्वायर में कर दिया, लेकिन इस रूप में आपको इसको याद नहीं रखना है। किस रूप में याद रखना है, इसको समझने के लिए हम एक बार फिर से आरसी सर्किट बनाते हैं हमारा, दिस इज सी, दिस इज आर, चल ये ई है हमारे पास, ईएमएफ, ठीक है। हमें चाहिए क्या, क्यू नॉट बटे टाउ का मान। अच्छा, क्यू नॉट क्या है मेरे पास, क्यू नॉट वो आवेश है जो कि स्थायी अवस्था में है, क्यू नॉट वो आवेश है जो कि
स्थायी अवस्था में है। तो स्थायी अवस्था में जब आवेश होता है तो R के मध्य कोई भी विभवांतर नहीं होता है, पूरा का पूरा जो विभवांतर आता है वो C के मध्य आ जाता है। तो Q0 किसके बराबर होता है? Q0 CE के बराबर होता है। हमेशा Q0 किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है, जहां C क्या है? संधारित्र की धारिता है, और E क्या है? बैटरी का EMF है। E क्या है? बैटरी का EMF है। ठीक है, चलिए। अच्छा, I की बात, जब t बराबर 0 की बात करते हैं, t बराबर 0 पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो t बराबर 0 पर इसमें C पर कितना आवेश होगा? C पर कोई आवेश नहीं होगा। C पर कोई आवेश नहीं होगा t बराबर 0 पर, ये हम जानते हैं। ठीक है, यही हम मान के चल रहे हैं। हमने शुरू से क्या किया, हमने जो संधारित्र लिया है उसको हमने चार्ज माना ही नहीं है, डिस्चार्ज माना है, बिल्कुल वो न्यूट्रल है ना। तो वहां से हम शुरू करते हैं। तो इसके मध्य विभवांतर कितना होगा? जब चार्ज नहीं है तो शून्य होगा। पूरा का पूरा जो विभवांतर होगा वो R के मध्य आ रहा होगा। ठीक है, और यहां से करंट निकल रहा होगा शुरू में t बराबर 0 पर I0। जैसे ही हमने स्विच को बंद किया है वैसे ही जो सबसे पहला करंट निकला है वो I0 करंट इसके अंदर से निकल रहा होगा। ठीक है, अच्छा, I0 करंट इधर से निकला है, तो इस I0 का मान अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इस I0 का मान किसके बराबर होगा? E बटे R के बराबर होगा। इस I0 का मान किसके बराबर होगा? E बटे R के बराबर होगा। और यहां से मैं देख सकता हूं तो E किसके बराबर है? E यहां से मेरे पास Q0 बटे C के बराबर है, और इस E का मान यहां रख देता हूं तो Q0 बटे RC के बराबर I0 आ गया है। तो ये Q0 बटे RC क्या होता है? टाउ। तो RC क्या रख दिया? टाउ रख दिया। तो I0 कितना आ गया हमारे पास? I0 आ गया हमारे पास Q0 बटे टाउ। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया यहां से? ये फॉर्मूला यहां से क्या बन गया? ये फॉर्मूला यहां से बन गया है I बराबर I0 E की घात माइनस T बटे टाउ। ठीक है, ये चार्जिंग सर्किट में करंट किस प्रकार बदल रहा है वो दर्शा रहा है। समय के साथ करंट किस प्रकार बदल रहा है वो दर्शा रहा है। शुरू में करंट कितना था? I0 था, जिसका मान E बटे R के बराबर था। जो I0 है इसका मान कितना बराबर, किसके बराबर है? इस I0 का मान E बटे R के बराबर है। इस I0 का मान Q0 बटे टाउ के बराबर भी है, वो आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। और I0 जो E बटे R के बराबर, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो यहां पर भी आप लगा लो 2-3 सितारे। ठीक है, ये हमारे पास सितारे के साथ आ गया है फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला जो आया था इसमें भी आप 3-4 सितारे लगाओ। ठीक है, ये हमारे पास 2 फार्मूला है। अच्छा, फॉर्मूला आ गया हमारे पास, अब रिलेशन मिल गया, हमें संबंध मिल गया, तो हम अब ग्राफ बना सकते हैं, आसानी से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो देख सकते हो आप इसके अंदर के जो शुरू में t बराबर 0 पर करंट था वो कितना था? t बराबर 0 पर करंट था I0। तो I0 करंट था जो कि R से बह रहा था, और R में जो विभवांतर है वो देखोगे आप, वो धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब इसके अंदर करंट कम हो रहा होगा। वैसे भी देख सकते हो कि जैसे ही इसकी चार्जिंग होने स्टार्ट हो जाएगी वैसे वैसे यहाँ करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और अंततः जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका होगा तो यहाँ पे इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब I 0 के बराबर हो जाएगा। t बराबर इन्फिनिटी पे I 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें इस फॉर्मूले से भी पता चलेगा। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा इसका? ठीक है, ये हटा देता हूं मैं, आप वाला ग्राफ बनाता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा इसको। तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा इसका? देखो जरा। हाँ, तो कहां से शुरू किया हमने ग्राफ? I0 से, है ना। शुरू में कुछ I0 वैल्यू थी, अब ये वैल्यू गिरेगी और इन्फिनिटी पे जाकर ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और ये कौन सी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी I0। किसके बीच में बनाएंगे हम ग्राफ? I और T के बीच में हम ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं एक टाउ में कितना हो जाएगा, एक टाउ में कितना करंट का वैल्यू हो जाएगा वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? I बराबर I0 E की घात माइनस T बटे टाउ। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए एक टाउ में, तो एक टाउ में एक टाइम कांस्टेंट में, एक समय नियतांक में कितना चार्ज हो जाएगा एक टाउ में? तो I कितना होगा? I0 E की घात टाउ की T की जगह पे क्या रखूं? टाउ माइनस टाउ बटे टाउ 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 टाउ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटे E। तो 1 बटे E कितना होता है? 0.37 जो मैंने आपको बताया था। तो I कितना होगा? 0.37 I0। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट में जो चार्ज बचेगा, जो करंट बचेगा, जो धारा बचेगी वो 0.37 I0 बचेगी। मतलब कितनी कम हो गई होगी? 63% कम हो गई होगी। एक टाउ में इतना मान बचा होगा 0.37 I0। I0 से कितने पे आ गया होगा? 0.37 I0 पे आ गया होगा, यानी कि 63%, 63% गिर गया होगा। कितना गिर गया होगा? 63% गिर गया होगा। करंट कितना गिर गया होगा? 63% गिर गया होगा। और वैल्यू कितनी ले ली होगी उसने? 0.37 I0 की वैल्यू उसने ले ली होगी। ठीक है, ये हमने ग्राफ किसके बनाया? I0 और T के बीच में हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं है आपको? समझ पूरी चीज बता दी है इसके अंदर भी। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, हमसे पूछ लेता है कि
V और T के बीच में ग्राफ बताओ, ठीक है, V और T के बीच में ग्राफ पूछ लेता, V और T का रिलेशन ही नहीं पता होता है हमें। वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि सोचने का हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं कि भाई ये क्या पूछ लिया, एकदम से जो पूछता है तो हमें झटका सा लगता है कि यार ये क्या चीज पूछ ली, है ना, ये क्यों पूछता, आई पूछता, ये तो हमें पता है, तो हम पढ़ते हुए आए हैं, तो पूरी किताबों में है, हर किताब में लिखा हुआ है। लेकिन ये V और T का ग्राफ तो किसी ने पूछा नहीं आज तक हमसे, आपने कैसे पूछ लिया? पूछ लें तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे उसको। तो V और T के मध्य ग्राफ बनाए तो हम कैसे बनेगा? V क्या है यहाँ पे? विभवांतर। V और T का ग्राफ फिर से बनाओ सर्किट। तो ये C है हमारे पास, ये R है, ये बैटरी लगा दी है हमने यहाँ पर, ये C है और ये R है, ये E है, ठीक है, हमने इसको बंद किया। अच्छा, इसके मध्य अगर विभवांतर की बात करता हूं तो VC होगा, और इसके मध्य बात करता हूं तो ये VR के बराबर होगा, VR के बराबर होगा, ठीक है। पूछो भाई क्या पूछना है? VC बताते हैं, VC और T के बीच का ग्राफ पूछता है, तो VC और T के बीच का ग्राफ बना देते हैं हम। VC और T के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा देखो, चलिए, तो VC किसके बराबर होता है? VC होता है Q बटे C के बराबर, और Q किस रूप में बदल रहा है? Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ बटे C, इस रूप में बदल रहा है VC। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसे Q नॉट का ग्राफ था वैसे इसका ग्राफ होगा। तो Q नॉट का ग्राफ कैसा था? ऐसा था, ऐसा ग्राफ होगा इसका। और ये जो मान होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा मान क्या होगा? जब आवेश जब स्थायी अवस्था आ जाएगी, तो इस स्थायी अवस्था में क्या मान होगा? इस स्थायी अवस्था में मान होगा E, ठीक है। स्थायी अवस्था में जितना भी EMF होता है बैटरी का, वो किसके मध्य आ जाता है? वो संधारित्र के मध्य आ जाता है। तो संधारित्र का हम ग्राफ बनाए तो VC के मान कितना हो जाएगा? इस E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइम कांस्टेंट में ये मान कितना होगा? एक टाइम कांस्टेंट में जो विभवांतर होगा वो 0.63 E के बराबर होगा, ठीक है। ये वैसा का वैसा ग्राफ है बिल्कुल। बस हमें ये देखना है कि जो Q नॉट का जब स्थायी अवस्था आ जाएगी, तो स्थायी अवस्था में जो जो विभवांतर था वो E के बराबर आ जाएगा, किसके मध्य? C के मध्य, ठीक है। अब R के बनाते हैं, R का बना लेते हैं, इसी में बना लें, अलग से बनाते हैं, चलो अलग से बना लेते हैं पहले से, फिर R के मध्य बना लेते हैं कि R के मध्य क्या हो रहा होगा। ये T है और ये VR वर्सेस T का हम ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। अब R के मध्य देखो, तो R शुरू में देखो आप, शुरू में यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, पूरा का पूरा जो EMF होगा वो R के मध्य होगा, पूरा का पूरा EMF R के मध्य होगा, और वो धीरे धीरे गिरेगा और बाद में 0 हो जाएगा। तो जैसा ग्राफ इसमें था, I वाले में था, वैसा ग्राफ बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि I जो है वो किसके बराबर है? I नॉट E की घात माइनस टी बटे टाउ, ठीक है। तो IR किसके बराबर होगा? I नॉट R E की घात माइनस टी बटे टाउ। तो ये V किसके बराबर होगा? IR क्या है? VR के बराबर। और I नॉट कितना होगा? I नॉट R कितना होगा? E के बराबर, ठीक है। जो शुरू में करंट था इनटू रेजिस्टेंस E की घात माइनस टी बटे टाउ, तो ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन भी आपको दिख रहा है शुरू में, t बराबर 0 पे ये कितना था? E नॉट था, सॉरी E था, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इतना हो गया, और एक टाइम कांस्टेंट में कितना रह जाएगा? ये हम जानते हैं कि ये 0.3737 E रह जाएगा, यानी कि 63% गिर जाएगा, 63% ये गिर जाएगा, ठीक है। ये हम समझते हैं इस चीज को। तो ये बात हुई भाई, है ना। तो इस प्रकार से हम आवेशन की बात करते हैं कि आवेशन कैसे होता है किसी RC सर्किट में, है ना। चार्जिंग कैसे होती है किसी RC सर्किट की, या कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है, कैसे उसमें जो चार्ज है, जो आवेश है, वो बदलता है समय के साथ, t=0 से t=इन्फिनिटी पर, जहां पर इन्फिनिटी हमारे पास 1-2 सेकंड के अंदर अचीव हो जाता है, ठीक है। तो हमने बात की किसकी? आवेशन की। हम आगे चलते हैं अभी और पढ़ते हैं फिर।